हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। तो टॉपिक तो आप लोगों से भी पूछा था मैंने और टॉपिक आप देख ही रहे हैं सामने। शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट 4 आज जो टेस्ट लिया था मैंने उसके ही प्रश्नों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें परीक्षा में क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से हम शिक्षण अभिरुचि वाले पोर्शन में 50 में से 50 प्रश्न बिल्कुल सही कर पाए। तो और ऐसा संभव भी है क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जिसमें कहीं कुछ भी रटना नहीं है, केवल और केवल समझ के आधार पे आपको काम करना होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले, यानी कि 151वां प्रश्न पेपर में है अपने, तो 151वें प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं। 151वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है नेतृत्व का आधार होता है। अब यहाँ जब हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो साथ ही साथ जो सिलेबस के साथ ऐसे अलग अलग यूनिट जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सिलेबस जारी होता है उसमें दे रखे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न है ऐसा जिस पर और कोई संभावित प्रश्न बन सकता है, जैसे एक प्रश्न हमारे सामने है लेकिन उसके आसपास कोई प्रश्न बन सकता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या ध्यान रखना है, क्या चीजें समझनी है जिनके आधार पर सारा काम अपना होता है। तो पहला प्रश्न हमने देख लिया, नेतृत्व का आधार। अब यहाँ शब्द को समझना है आपको। नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब क्या है, और यही नेतृत्व शब्द अपना पूरा का पूरा एक यूनिट के रूप में यहाँ पर है। तो अब चलो ठीक है, पहले एक बार प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद जब भी ये शब्द आएगा तो साथ ही साथ हम चर्चा करते रहेंगे। तो नेतृत्व का बेस इसने पूछा है। तो पहला ऑप्शन जैसे समूह को साथ लेकर चलना, ठीक है, परोपकार है, स्वार्थ सिद्धि है, ज्ञात नहीं। तो ज्ञात नहीं वाली बात तो क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये तो बहुत ऑप्शन जब देखेंगे, ज्ञात नहीं, आप टीचर बनने जा रहे हैं और अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको नेतृत्व का आधार भी पता नहीं है तो ये तो गलत बात हो जाएगी, यानी आपका ऋणात्मक अंकन हो सकता है या -1 हो सकता है। अब बात करते हैं, जैसे 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलने वाले हैं, और 2 ऑप्शन और हैं जिनमें भी आपके साथ संभावना रहेगी, या तो आपको 2 अंक मिलेंगे या मतलब 0 अंक मिलेगा, जो व्यवस्था रहती है एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए स्वार्थ सिद्धि, जब भी हम बात करेंगे, हो सकता है कुछ नेता हैं जो स्वार्थ सिद्धि के कारण नेता होते हैं या नेतृत्व उनके पास आता है तो उसके पीछे उनका मोटिव हो सकता है, लेकिन जब हम पेपर दे रहे हैं उस समय हमारी जो विचारधारा है वो इस प्रकार की कभी भी नहीं हो सकती। तो 2 ऑप्शन तो हमने इस प्रकार से यहाँ हटा दिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है समूह को साथ लेकर चलना और एक है परोपकार। तो देखिए यहाँ पूछा नेतृत्व के बारे में गया है, तो परोपकार तो प्रत्येक व्यक्ति है वो ही प्रयास करता है कि मैं दूसरों का कुछ भला कर सकूं, उपकार कर सकूं, तो ये सबके लिए है। और यहाँ जो शब्द आया ना समूह, नेतृत्व कब होगा, नेतृत्व एक समूह है जैसे, तो उसका कोई व्यक्ति है उसको नेतृत्व प्रदान कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, तो वहां पर आप समूह को साथ लेकर चल रहे हैं तभी नेतृत्व आपको मिलेगा। यानी कि नेतृत्व का आधार है आपका समूह को साथ लेकर चलना है, समूह के हित की बात करना। तो परोपकार भी ठीक है, लेकिन परोपकार से भी बेस्ट कौन सा है, तो समूह को साथ लेकर चलना। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 4 ऑप्शन है यहाँ, मुझे ऐसे लगता है कि 3 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जिन पर आप नहीं, हर विद्यार्थी ये विचार करेगा कि ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से बेस्ट का चयन करना है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सही तो है, सारे ही सही है। परोपकार, अब नेतृत्व का आधार परोपकार क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल। अगर कोई परोपकारी व्यक्ति है तो उसको नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है, लेकिन उससे भी और आगे की समूह को साथ लेकर चल रहा है, समूह में जितने भी लोग बाग हैं वो उसकी बात मान रहे हैं और वो भी उनकी बात मान रहा है, तब वो नेतृत्व है जो थोड़ा ज्यादा स्थायी होगा। तो उसका आधार हो गया एक तरीके से, और जो अवेलेबल बेस्ट है उसका चयन आपको करना है। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ आप सही करेंगे, और जब पहला ऑप्शन आप सही करेंगे तो आपको 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। अब थोड़ा मैंने यहाँ ज़्यादा समय लिया है, कोशिश करेंगे कि कम समय में, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, समझा सकूँ, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। आपका समय बहुत कीमती है, मैं ये जान पा रहा हूँ। कक्षा में सामाजिकता के विकास का सबसे अधिक श्रेय शिक्षकों को जाता है, ठीक है, विकास किसका, सामाजिकता का, है ना, और श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, तो शिक्षकों को। तो इसमें पहला ऑप्शन हाँ है, दूसरा है कभी कभी, फिर ज्ञात नहीं, कभी नहीं। इस प्रकार की चीजें तो आपको अवॉइड करनी है, ये कभी ऑप्शन आपको सही करना नहीं है। इस प्रकार की जब सकारात्मक बात पूछी जाती है तो आप, चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, जिम्मेदार हैं, वहाँ थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बनकर आपको जवाब देना है।
और कभी कभी भी यहाँ जैसे, तो ये थोड़ा सा मतलब कि जो प्रश्न पूछ रहा है विकास का सबसे अधिक श्रेय, तो शिक्षक के अलावा और वहां पर कौन है ऐसा जो सामाजिकता का विकास करेगा, तो और कोई नहीं है। तो इसमें आप जो जवाब देंगे वो तो फर्स्ट वाला ही रहेगा, हाँ। और इसी में आपको पूरे में से पूरे अंक यानी 3 में से 3 अंक मिलेंगे। और जब कभी नहीं की बात आएगी तो ये भी नकारात्मक बात है, तो इसको तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ कभी कभी को सही किया जा सकता है, बाई चांस में कभी कभी इस प्रकार की संभावना बन सकती है कि शिक्षक नहीं कोई और कारण है जो सामाजिकता के विकास का श्रेय ले जाए। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि सबसे अधिक, यानी कि कभी कभी और भी हो सकता है लेकिन सर्वाधिक जो श्रेय है वो शिक्षक को जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो समय वहाँ कक्षा को देने वाला है। जैसे बाई चांस में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई अतिथि मेहमान वगैरह आए हैं, उन्होंने कोई अच्छी बात बताई है, विद्यार्थी निश्चित रूप से उससे भी कुछ चीजें सीखेंगे, लेकिन जो सबसे अधिक श्रेय है वो शिक्षक को ही मिलना चाहिए। फिर 153 प्रश्न है अपने सामने, आधुनिक महानगरों में पड़ोस की भावना लुप्त होती जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो चलिए, ज्ञात नहीं वाला तो रूल ऑफ रिजेक्शन से आपका रिजेक्ट हो गया। अब 3 ऑप्शन है, उनमें देखिए आडंबर है, ईर्ष्या है और असुरक्षा है। तो इनमें सबसे जो मुख्य कारण बनना चाहिए, जैसे ईर्ष्या है, ईर्ष्या आप समझ रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। वो पड़ोस की भावना लुप्त हो जाए इतनी भयंकर तरीके से टिकती नहीं है, थोड़ी बहुत संभावना अपन मान सकते हैं। लेकिन जो आडंबर है, दिखावा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चौंसलेबाजी जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें हैं, वो पड़ोस की भावना को खत्म कर देती हैं बड़े महानगरों में। क्योंकि वहाँ फ्लैट सिस्टम है, न जाने क्या क्या चीजें ऐसी कि वहाँ पर जो लोगों का दिखावा और रहन सहन का स्तर है, या जो इमोशनल, जो जिसको हम आई क्वेश्चन कहते हैं, वो चीज़ें बहुत कम होती हैं। और आई क्वेश्चन इसके कारण भी वहाँ पर आडंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और आडंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इस कारण फिर पड़ोस की भावना है वो एक तरीके से समाप्त हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप सही करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। और ईर्ष्या भी थोड़ा बहुत कारण हो सकता है, असुरक्षा भी हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ आपको 1 और 0 मतलब 2 अंक और 0 अंक मिल जाएगा। 154वां प्रश्न कह रहा है, छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकता है। तो विकास किसका करना है, सजगता का। और ये जो बात है मतलब किसके लिए है, अध्यापक के लिए है। चेतना का स्थानांतरण, यहाँ पर सजगता का विकास अगर विद्यार्थी में होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेतना है, मतलब एक अवेयरनेस है, वो स्थानांतरित होती रहेगी। तो इसको हम ठीक, फिर यह ठीक वाला भी ऑप्शन सही लग रहा है। फिर सेकंड नंबर वाला है बिल्कुल ठीक। तो जो 151वां प्रश्न था उसमें हमने बात की थी कि जो ऑप्शन है लगभग ऐसा लगेगा कि सभी सही है, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन हमें करना है। तो वहां जो दूसरा ऑप्शन है अपना वो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है, इसी कारण उसको आप सही करेंगे। तो बिल्कुल ठीक जब आप सही करेंगे तब आपको 3 अंक मिल जाएंगे। और सजगता शब्द आपको बहुत अच्छे से समझना है, सजगता का मतलब भी समझना है। सजगता का मतलब यही है, जैसे कोई विद्यार्थी है, अब वो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी शब्द ही काम में लेते हैं, उसको पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई के प्रति अगर वो सजग है, पढ़ाई कर रहा है जितना उसको दिया गया है काम, या उसको खुद को पता है कि ये चीज़ें हैं जो मैं एग्जाम से पहले मुझे तैयार करनी है, और वो तैयारी कर रहा है, तो उसको सजग मान सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको हम सजग नहीं कह सकते, दूसरी चीज़ों में सजग हो सकते हैं वो। अब 155वां प्रश्न क्या कह रहा है, अध्यापक को विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए कि वे घर पर अपने छोटे भाई या बहन की पढ़ाई में सहायता करें। टीचर हैं वो इस प्रकार से प्रेरित करें विद्यार्थियों को कि वे विद्यार्थी घर पर जाएं और छोटे भाई बहन को उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें सहायता करें। तो ये बात कैसी है, अति उत्तम है, उत्तम है, कोई आवश्यकता नहीं है और संभव नहीं है। तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, असंभव वाला तो हटा ही दीजिए आप। कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो होती है। हम कहीं किसी गांव में भी जाते हैं तो वहाँ जानकारी नहीं है तो हम रास्ता पूछते हैं ऐसे, तो आवश्यकता तो हर जगह होती है। कोई व्यक्ति ऐसे अपने आप में मतलब इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। अब अति उत्तम और उत्तम में से आपको एक तय करना है जो बिल्कुल सही है, तो आप अति उत्तम का ही चयन करेंगे, क्योंकि जब आप सहयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको खुद को जिम्मेदारी का एहसास होगा, और जो आपके भाई या बहन है उनको भी थोड़ा फायदा मिलेगा। 156 प्रश्न देखिए, प्रभावी अंतःवैयक्तिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अप्रभावी है।
तो कभी कभी जो अपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न होते हैं उनमें एक आध शब्द से बहुत ज़्यादा प्रभाव आ जाता है। यहाँ प्रभावी हैं और अप्रभावी हैं को आपको समझना पड़ेगा। हम हमेशा सकारात्मक प्रश्न देख रहे हैं 155 तक, यानी शुरू के जो 5 प्रश्न हैं वो सारे पांचों प्रश्न हैं बिल्कुल सकारात्मक थे। अब जस्ट यहाँ अप्रभावी शब्द आ गया तो हमारे दिमाग में जो पैटर्न है वो बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ों का बन चुका है अब तक, और अब जाके जो नया प्रश्न आया है वो है जो नेगेटिव चीज का आया है। तो आपको ध्यान रखना है जो लास्ट के शब्द हैं, पुछल्ले शब्द जिनको कहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, उसको समझना, उसके बाद जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको देखना है प्रभावी अंतः वैयक्तिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अप्रभावी है, मतलब सबसे कमजोर है। तो यहाँ ऑप्शन है अपने पास, देखिए, किसी एक विद्यालय को आदर्श अंतः वैयक्तिक संबंधों को उन्नत करने के रूप में विकसित किया जाए। शब्दों पर ध्यान देना, ये कह रहा है किसी एक विद्यालय को। फिर आगे है निम्न सामाजिक आर्थिक अनुसूचित जातियों के छात्रों को सामान्य छात्रों से मेल मिलाप के अवसर प्रदान किए जाएं। जब अवसर प्रदान किए जाएं तो वो अप्रभावी नहीं प्रभावी हो जाएगा। फिर छात्रों को ऐसा शिक्षण प्रदान करना चाहिए कि पूर्वाग्रहों को स्वाभाविक रूप से खत्म करे, तो ये भी प्रभावी में आ जाएगा, अप्रभावी में नहीं आएगा। निम्न वर्ग के छात्रों को स्वतः अपनी जाति, धर्म तथा अन्य सामाजिक सीमाओं को स्वीकार करने हेतु प्रेरित करेंगे, तो भी इससे प्रभाव बढ़ना ही है अंतर्वैयक्तिक शिक्षा का। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसमें आपका सही है और उसमें आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। अब उसका कारण भी समझ लीजिए। यहाँ पर इसने कहा है कि किसी एक विद्यालय को, अब किसी एक विद्यालय को आप डेवलप कर देंगे और उसमें सारी सुविधाएं दे देंगे, लेकिन बाकी विद्यालय कहाँ जाएंगे? एक ही विद्यालय से थोड़ी चल रहा है काम, तो सारे के सारे विद्यालय हैं, तो वो सारे के सारे, इसीलिए इसको अप्रभावी मान सकते हैं हम। ठीक है, 156 है, उसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। वैसे जो आंसर की है वो तो सभी विद्यार्थियों के पास शायद तक आ चुकी होगी। और एक चीज है, जो विद्यार्थी यहाँ तक देख रहे हैं और जो पीडीएफ जिनको नहीं मिल पाती हैं, तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो टेलीग्राम चैनल है अपना क्लास एज का, उस टेलीग्राम चैनल का जो भी वो लिंक रहता है वो भेज दूंगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ वहाँ भी अब अवेलेबल करवाएंगे ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इससे थोड़ा फायदा हो सके। अब 157 की तरफ बढ़ते हैं। 157वां प्रश्न अपना कह रहा है पॉल एस पोपेनो कोई विद्वान है जो पारिवारिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों से संबंधित रिसर्च और उनसे संबंधित पुस्तकें लिखने के कारण प्रसिद्ध रहे हैं, तो उनका नाम किससे जुड़ा है, ये बात हमें पूछी गई है। अब तक के जितने पेपर आए हैं, ये पेपर वैसे अपना जो मॉडल पेपर है, केवल एग्जाम में आया हुआ पेपर नहीं है, तो इसमें ये प्रश्न जो भी इसके लेखक हैं उन्होंने कहीं दिमाग लगाया होगा, उस हिसाब से जो शब्द इसमें आते हैं उसके आधार पर प्रश्न दे दिया गया। वैसे परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना बहुत मुश्किल है, मतलब संभावना 0.001% है केवल ऐसे प्रश्न आने की। फिर भी अगर आपको शब्द ध्यान में रह जाए, पॉल एस पोपेनो है और फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, पारिवारिक अंतःवैयक्तिक संबंधों की शिक्षा से। और इसमें आप कोई जैसे प्रश्न बाई चांस में पूछ भी लिया गया तो आप अनुमान ही लगाएंगे, क्योंकि आपने कभी नाम सुना नहीं है, ऐसा नाम आ सकता है। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने एजुकेशन एरिया में खूब काम किया है, और नाम सारे के सारे जो विदेशी हैं ऐसे नाम ज्यादा आते हैं, तो नाम ध्यान में रह पाना या हमारे ध्यान में कभी ये चीज आई हो ऐसा मुश्किल है। उस समय आप क्या अनुमान लगाएंगे? तो आपको ये चीज इस प्रश्न के माध्यम से ही समझ लेते हैं, ये चीज आपके बड़े काम आने वाली है। आपको ये ध्यान देना है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के फायदे की बात किस ऑप्शन में की गई है, वो अगर आप पकड़ लेते हैं, मतलब आपके ध्यान में आ जाती है, तो फिर आपका बिल्कुल वो आंसर सही होने वाला है। किस प्रकार से या क्या बेस है, क्या आधार है अपना? तो हमारी जो एजुकेशन है, या हम जैसे टीचर बनने जा रहे हैं, प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड जो भी है वो सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम टीचर बन जाएंगे। तो टीचर बनने के बाद आप क्या करने वाले? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो इससे अलग कोई प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। कुल मिलाकर उसका जो केंद्र रहेगा वो कक्षा 1 से 8 के अंदर पढ़ रहे बच्चे ही होंगे, और उनका ही सबसे ज्यादा फायदा हो इस प्रकार का प्रयास पेपर में, चाहे आपकी ट्रेनिंग में, चाहे और भी किसी प्रकार का रीट वगैरह जो भी आपका एग्जाम भी होगा बाद में, उन सब में केंद्र है वो कक्षा 1 से 8 तक का बालक ही होने वाला है। और बालक का मतलब आप समझ ही रहे हैं, 6 से 14 जो भी आरटी बाकी सारी चीजें हैं, कहने को बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब इसमें हमने पहला ऑप्शन है वो सही कर लिया, पारिवारिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों की शिक्षा, ठीक है। इसके अलावा 3 ऑप्शन पर भी बात करते हैं। जैसे ये कह रहा है औद्योगिक कला व्यावसायिक शिक्षा, तो ये जब 8वीं पास कर जाता है बच्चा, 9वीं 10वीं में जाता है, 11वीं 12वीं, उस समय की बात हो गई।
यहाँ ग्रामीण परिवार में अंत्य व्यक्ति, तो क्या शहरी बच्चे पढ़ने वाले नहीं है क्या, तो ये भी हट जाएगा उस हिसाब से। फिर प्रौढ़ शिक्षा में अंत्य व्यक्ति, प्रौढ़ शिक्षा हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का ही है, तो वही बात करनी है। और इसमें पारिवारिक में शहरी ग्रामीण सारे के सारे आ गए लगभग। और अंत्य व्यक्ति संबंधों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है पॉल एस पोपेनो, और कोई विद्वान का नाम आएगा तो उसका नाम तभी आएगा जब वो कक्षा 1 से 8 के बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च हो। ठीक है, 158वां प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में जो दोष आवश्यक रूप से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी नकारात्मक बात कही गई है, आपको ध्यान देना है, नहीं होना चाहिए। वाद विवाद प्रक्रियाएं, वाद विवाद तो होने चाहिए, तभी बच्चों का जो दिमाग है वो विकसित होगा। गृह कार्य भी बहुत सारी परिस्थितियों में बिल्कुल ठीक रहता है। पाठों का रटना, ये जो शब्द है ये गलत है। आप रटेंगे नहीं, आप समझेंगे। जो मतलब जो टीचर हैं, विद्यार्थी हैं तो वो रटेगा नहीं, जो टीचर हैं वो समझाएंगे, रटाएंगे नहीं। जो रट्टू तोते वाली चीज है वो एजुकेशन से अब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गई है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं सारे के सारे, वो धीरे धीरे अब केस स्टडी बेस्ड जो एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। और जो विद्यार्थी हैं वो भी जो मतलब विद्यार्थियों को किस प्रकार से बढ़िया तरीके से कोई टीचर सिखा सकता है, इस प्रकार का रिसर्च करने वाले भी लगभग यही कहना शुरू कर चुके हैं कि वो विद्यार्थी जब इन्वॉल्व होगा, कुछ करेगा एक्टिविटी, तभी ज़्यादा बढ़िया से समझेगा। तो ये रटना शब्द गलत है और इसी के आधार पे हम थर्ड ऑप्शन है उसको सही करेंगे। फिर समस्या समाधान हेतु तो उचित पर्यावरण, ये भी ठीक बात है, ये तो ठीक बात में आ गया। यहाँ पर नकारात्मक पूछा गया है, तो फिर तीसरा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 159 प्रश्न नंबर, यदि आप कक्षा में कभी कोई त्रुटि करने पर निम्नलिखित व्यवहार करेंगे। बाई चांस में, जैसे टीचर है, मतलब एक इंसान ही होता है टीचर भी, कोई मशीन नहीं है, उससे कोई गलती हो जाती है, आप भी जब टीचर बन जाएंगे आपसे कोई गलती होगी, तो उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसे तत्काल स्वीकार कर लेंगे और सुधार लेंगे। स्वीकार करने का मतलब ये हो गया कि आगे आप वो गलती नहीं करेंगे, सुधारेंगे। जानबूझकर स्वीकार नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, धोखा देंगे, तो ये तो घटिया बातें हो गई लास्ट की। अब यहाँ सबसे जो भी गलती हो उसका सबसे बढ़िया इलाज है कि उसको स्वीकार कर लेना और भविष्य में उस प्रकार की गलती नहीं करना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सही करना है और अपना एटीट्यूड इस प्रकार का बनाना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब टीचर भी होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं जो उनमें इस प्रकार का धीरे धीरे इस प्रकार का विचार घर कर जाता है कि उनसे जैसे गलती हो गई है तो उनके मन में ये आ जाता है कि मैं ऐसा कहूँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जरूर समझना चाहिए, जो स्वीकार कर लेता है वो ज़्यादा फायदे में रहता है ना। और विद्यार्थियों को भी किसी, जैसे बाई चांस में कोई स्टूडेंट है ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया, अब टीचर को वो प्रश्न नहीं आता है, तो वहाँ बहुत सारे टीचर ऐसा टरका देते हैं, टरकाना समझ गए सब। और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो वो कह देंगे कि मेरे ये मतलब ध्यान में नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों जब भी समय मिलेगा, जिस प्रकार से भी समय मिलेगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। और वो सबसे मतलब बेस्ट वे भी है। और जो टीचर बनने वाले हैं उनको तो खास तौर से ये बात ध्यान रखनी ही चाहिए। 160 प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा है हमसे, एक शिक्षक की कक्षा में बैठे छात्र तभी एक शिक्षक की कक्षा में बैठे छात्र तभी उत्तम अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अधिगम शब्द है, अधिगम शब्द का मतलब आपको सामान्य ही समझना है, सीखना है ना, लर्निंग। तो उत्तम अधिगम कब प्राप्त कर सकेंगे, जब शिक्षक शिक्षण का जल्दी मूल्यांकन करेगा, शिक्षक छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल शिक्षण प्रदान करेगा। यहाँ ये चीज है अनुकूल, ये आपको बहुत ध्यान देना है। जब चीज अनुकूल शब्द आ जाए तो ये इतना सकारात्मक है कि बाकी सारे ऑप्शन हैं उनको ये मतलब रोक सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन है अपना, शिक्षक छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम अवसरों को प्रस्तुत करे। और उस अनुकूल से भी ज्यादा है, आप खुद विद्यार्थी को ही ऐसा अवसर दे रहे हैं जो कि उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से थोड़ा बहुत मैच करता है, तो फिर वो और ज्यादा बढ़िया तरीके से अधिगम कर सकता है, सीख सकता है। तो दो ऑप्शन अपने पास ऐसा है जिनमें संभावना है कि वो सही हो सकते हैं। फिर आगे देखिए, शिक्षक पढ़ाने के तुरंत बाद अधिगम की जांच करें। तो यहाँ दो ऑप्शन में से हमें तय करना है। अब इसमें इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं जिसमें हम तय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, उसमें केवल अधिगम अवसरों को प्रस्तुत करना और अनुकूल शिक्षण प्रदान करना दोनों है। उनमें 99% एक सही है और एक 100% है, केवल 1% का अंतर है और उसका पता लगाना। अब उसमें मैं आपको एक तरीका बताता हूं। हमें परीक्षा में एक चीज समझनी है, कोई प्रश्न इस प्रकार का आ गया जिसमें दो ऑप्शन में मामला फंस रहा है अपना,
है ना, कि ये सही होगा या ये सही होगा, और दोनों देखने पर इस प्रकार लग रहे हैं कि बिल्कुल सही है। उस समय हमें ये देखना है कि हम पढ़ा रहे हैं या चाहे जो भी सारी की सारी अपनी जो कह सकते हैं एक तरीके से पूरा शिक्षा विभाग है या पूरा देश ही है, मतलब देश का अपना जो एजुकेशन वाला पूरा सिस्टम है, उसका केंद्र क्या है, वो क्या चाहता है। उसका केंद्र है कोई एक बालक। अंतिम रूप से जो टारगेट है वो किसी एक बालक को शिक्षित सुशिक्षित बनाना है, अच्छा नागरिक बनाना है, ये तो बहुत सारी बातें हैं, और लेकिन जो टारगेट है वो एक बालक ही है। बालक को पढ़ाना है, बालक को होशियार करना है, सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। अब ये बालक इन दोनों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन से ज्यादा सीख सकता है, बस वो आपको सही करना है। या इस बालक को किस ऑप्शन को हम अप्लाई करें तब ज्यादा बेनिफिट होगा, बस ये चीज आपको समझनी है। आपको अपना बेनिफिट नहीं देखना है, सरकार का बेनिफिट नहीं देखना है, स्कूल का बेनिफिट नहीं देखना है, आपको देखना है बालक का बेनिफिट। बालक का बेनिफिट जहां सबसे ज्यादा है वो ऑप्शन अपना सही करना है आपको। और ये चीज अगर आप समझ पाते हैं बहुत अच्छे से, तो निश्चित रूप से आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मामला है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या है मामला, जो छात्र हैं उसको किस प्रकार से बेनिफिट मिल सकता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल शिक्षण प्रदान करेंगे, ठीक बात है, और उस विद्यार्थी को ही आप अवसर दे देंगे, वो खुद सीखेगा। आपने अवसर उसके सामने प्रस्तुत किया और वो भी पूरा का पूरा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी उसके अनुकूल है। तो जब विद्यार्थी है उसको मौका मिलता है कोई एक्टिविटी करने का, तो वो ज्यादा उसको बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो जब अवसर खुद को मिल रहा है तो तीसरा ऑप्शन यहाँ आपको सही करना है, क्योंकि विद्यार्थी के सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक जब वो खुद उस एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपको इसमें सही करना है। और इसी प्रकार से ऐसे जो उलझन वाले प्रश्न हैं जिनमें 2 या 3 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो लगभग सही होते हैं, तो उनमें आपको बालक को केंद्र में रखना है और सबसे ज्यादा फायदा जो ऑप्शन पहुंचा रहा है उसको सही करना है। अब 161वां प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन की कुंजी है। तो अनुशासन और प्रभावी शब्द भी हैं उसके साथ। देखिए, छात्रों के दुर्व्यवहारों को परखकर उन्हें उचित तथा कठोर दंड प्रदान किया जाए। तो जब ये इस प्रकार की बातें आती हैं कठोर दंड की, तो इनको विद्या एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये गलत ऑप्शन है। अन्य कक्षाओं में होने वाली ऐसी घटनाओं तथा उनके परिणामों से छात्रों को परिचित कराना, ये तो ठीक है। छात्रों की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू किया जाए। यहाँ नया शब्द आया है ऐसा जो लगता है कि ये सही हो सकता है। छात्र नेताओं से अपने घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए जाए। कई बार ये भी ठीक स्थिति होती है, लेकिन जो अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन है वो थर्ड आएगा। छात्रों की जो मूल आवश्यकताएं हैं उसके लिए आप ऐसे रचनात्मक प्रोग्राम बनाएंगे, इस प्रकार के कार्यक्रम तय करेंगे आप, जिससे अपने आप कक्षा है वो अनुशासन में आ जाए। क्योंकि विद्यार्थी जब उलझेंगे नहीं कहना चाहिए, जब व्यस्त होंगे अच्छे कामों में, अच्छी चीजों में, तो फिर निश्चित रूप से वो अनुशासनहीन नहीं होंगे, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। 162वां प्रश्न देखिए, जब शिक्षक कुशासन की स्थिति के बाद, मतलब कि हालत खराब थी क्लास की और उस स्थिति को कवर कर लेता है, शांत करने में सफलता प्राप्त कर ले, तो उसका मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। बाई चांस में एक बार ऐसी स्थिति बन गई, जब आप क्लास में गए और जब आप क्लास में गए उस समय स्थिति खराब थी, क्लास में बच्चे झगड़ रहे थे या अनुशासनहीनता कर रहे थे, अब आपने बच्चों को शांत कर लिया, उसके तुरंत बाद आप पहला काम क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो पहला है, सभी शरारती दोषी छात्रों को पर्याप्त दंड दें। बहुत सारे ऐसे टीचर, मतलब बहुत सारे नहीं कहना चाहिए, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो जाते ही धनाधन जो चपेटे में आ गया उसकी फिर पिटाई। तो इस प्रकार का आंसर अबले हो सकता है आप टीचर बन जाएं, बाद में कभी ऐसा मौका आ जाए आप अपने आप को रोक नहीं पाए, तो उस समय मामला अलग है। लेकिन एग्जाम में जब आंसर दे रहे हैं तो उस समय इस प्रकार का ऑप्शन आप बिल्कुल भी सही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आपको 0 अंक मिल जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है, दुर्व्यवहार के कारणों का पता लगाएं। तो ये सबसे बेस्ट बात कह सकते हैं। अभी 2 ऑप्शन और देखिए, घनिष्ठ पर्यवेक्षण करें ताकि इस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो घनिष्ठ पर्यवेक्षण भी करना है, वो बाद की बात है, पहला काम बताना है। वह छात्र से अधिक अपेक्षा न करें, क्योंकि इस प्रक्रिया द्वारा अधिक तनाव पैदा होने की संभावना बन जाएगी। तो इस प्रकार उनको अपने हाल पे छोड़ देना भी गलत है। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो अपना हो जाएगा दूसरा, दुर्व्यवहार के कारणों का पता लगाना। वह कक्षा में जो विद्यार्थी लड़ झगड़ रहे थे उसका कारण क्या था। हो सकता है कभी कभी ऐसे कारण भी मिल जाएं जिनके पीछे वो चीजें वाजिब हो जाए। तो आपको दुर्व्यवहार के कारणों का पता लगाना है और उनका निवारण करना है।
ओके, 163वां प्रश्न है अब अपने सामने। किसी अपराध के लिए दिया गया दंड उस समय प्रभावी सिद्ध हो सकता है जबकि वह अपराध की गंभीरता की तुलना में उतना कठोर हो। प्रत्येक अपराध के लिए आवश्यक नियम संहिता तथा दंड संहिता को पहले से सुनिश्चित किया गया। वास्तव में दंड को स्थिति विशेष के संदर्भ में प्रदान किया गया। यहाँ शब्दों पर ध्यान देना है, स्थिति विशेष के संदर्भ में। कभी कभी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि वहां पर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। उस समय वास्तविकता यही होती है कि ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको स्थिति विशेष में उस प्रकार का निर्णय लेना ही होता है। और इसका निश्चय कक्षा में मतपत्रों के आधार पर तो ये चीजें तो संभव हो नहीं सकती। अब यहाँ शुरू के 3 ऑप्शन में गंभीरता की तुलना में कठोर हो तो ये आप हटा दीजिए। अब गंभीरता तो आप कहाँ तक ले जाएंगे, वो तो जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से ही सेट हो जाएगी। और प्रत्येक अपराध के लिए आवश्यक नियम संहिता, और ये इतनी मतलब आगे जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि स्थिति विशेष के संदर्भ में आपको उसी प्रकार का निर्णय आपको लेना रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, सही करेंगे। 164 प्रश्न अपना है, ऐसे छात्र के लिए उत्तम उपागम क्या होगा जो कि खेल के मैदान में अपने साथियों के साथ लड़ता है। तो होते हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे जो मतलब लड़ाई झगड़े का ऐसा उनका ज्यादा रहता है। तो उसके लिए आपके तरफ से उत्तम उपागम क्या होगा, तो उसे खेल के दौरान विद्यालय से निष्कासित, ये शब्द आपको कभी भी सही नहीं करना है। आक्रामक व्यवहार का अन्य रचनात्मक कार्यों में मार्गंतीकरण, ये सबसे बेस्ट चीज हम कह सकते हैं। जैसे उसको कप्तान बना दिया, अब बता दिया कि सारी जिम्मेदारी तेरी है, तो फिर वो चीजें ऑटोमेटिक लोप हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो लीड करना है उसको। और कक्षा में ताकतवर छात्रों के समूह में रखना चाहिए, है ना, ताकि झगड़ा करने की, तो ये एक मतलब नॉर्मल बात कह सकते हैं इसको, बिलो जो भी होना चाहिए सॉल्यूशन उससे भी नीचे की। बॉक्सिंग के प्रशिक्षण के काम में गनी बेग के साथ झगड़ने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए जिससे गुस्सा कम कर सके। तो वैसे ऑप्शन है वो काफी अमेजिंग ही है सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर अपना जो सही उत्तर है वो दूसरा है, आक्रामक व्यवहार का अन्य रचनात्मक कार्यों में मार्गंतीकरण कर देना चाहिए, जिससे वो ऑटोमेटिकली उसका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, थोड़ा जिम्मेदार बन जाएगा वो। बाल अपराधी प्रवृत्ति एवं दुर्व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक अनुपयुक्त प्रतीत होता है। तो बाल अपराधी प्रवृत्ति और दुर्व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक अनुपयुक्त। अब यहाँ भी नकारात्मक बात ही पूछी गई है, तो देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, अनुशासन संबंधी उपाय अपराध के संदर्भ में न होकर बाल अपराधी की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाए। नहीं, यह माना जाए कि अन्य व्यवहारों की तरह दुर्व्यवहार भी समायोजन का परिणाम है। ये समस्याएं नैतिक दुर्बलताओं का परिणाम होती हैं। और फिर है, दुर्व्यवहार की उत्पत्ति असंतुष्ट आवश्यकताओं का परिणाम है। तो असंतुष्ट आवश्यकताओं के कारण ही दुर्व्यवहार होगा, ये कभी हम नहीं कह सकते। बहुत सी बार जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो रही हैं, लेकिन विद्यार्थी हैं वो दुर्व्यवहार कर रहा है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपको सही करना रहेगा। बाकी अनुपयुक्त पूछा गया है। अब यहाँ समस्याएं नैतिक दुर्बलता का परिणाम है, फिर यहाँ पर दुर्व्यवहार समायोजन का परिणाम है, एडजस्टमेंट समायोजन, तो ये भी संभव नहीं होगा। और बाल अपराधी की प्रकृति के अनुरूप कभी नहीं बन सकता, वो तो अपराध के अनुकूल ही रहेगी बात। तो यहाँ पर सबसे अनुपयुक्त जो कारण है उसका हमने पता लगाया, और असंतुष्ट आवश्यकताओं के आधार पर तो इसको हम बता नहीं सकते। अब 166वां प्रश्न है, विद्यालयों में बच्चों को भेजना चाहिए जिससे वे घर से दूर रहे, माता पिता के कामों में मदद देने के लिए योग्य बने, समाज की जिम्मेदारी निभा पाने में कुशल बन सके, विद्यालय की आय को बढ़ा सके। तो फर्स्ट और लास्ट तो खत्म ही हो गए ऑप्शन। अब यहाँ 2 ऑप्शन है अपने पास, माता पिता के काम में मदद देने के योग्य बने और समाज की जिम्मेदारी निभा पाने में कुशल बन सके। तो यहाँ जो अवेलेबल बेस्ट है उसमें माता पिता के कामों में मदद तो करेंगे, लेकिन उससे भी पहले समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी वो कुशल बनेंगे। तो ये ऑप्शन आपको सही करना है। अगला है, शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन। तो उत्सव मनाना, छात्रों से तोहफे लेना, राधा कृष्ण के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना, ठीक बात है। छात्रों को डॉक्टर राधा कृष्ण के जीवन के बारे में बताना, अवकाश मनाना, तो ये गलत हो गया और ये तो गलत हो गया सीधा। अब 2 ऑप्शन है, इसमें भी एक तो जीवन के बारे में बताना और जीवन के जो भी जीवन दर्शन है उसका उससे प्रेरणा लेना। तो दूसरा ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन आपको सही करना है और 3 नंबर ये ऑप्शन सही करने पर आपको मिल जाएंगे। अब 168वां, शिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है।
अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। इसका मतलब आप ये समझेंगे, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें सीखता है वो, तो किस प्रकार से, तो उसको अनुभव होता है अनुकरण, त्रुटि प्रयास और दंडात्मक प्रवृत्तियों। तो ये तो नेगेटिव हो गया, त्रुटि प्रयास से थोड़ा बहुत सीखता है, अनुकरण से भी सीखता है, लेकिन सर्वाधिक जो सीखता है वो अपने अनुभवों से। फर्स्ट ऑप्शन आप सही करेंगे। 169वां प्रश्न कह रहा है, विद्यालय अपना कार्य तभी पूरा कर सकता है जब वह समाज से अलग थलग हो। बिल्कुल गलत बात। समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे, ठीक है, वह समुदाय के लोगों के साथ रह सके, वह समाज की आलोचना करता रहे। तो फर्स्ट और लास्ट तो गड़बड़ है पूरे, इन दोनों में से एक का चयन करना हमें। तो लोगों के साथ रह सके, ये थोड़ा मतलब विद्यालय और वो जो समुदाय है उसमें जुड़ाव नहीं है, लेकिन समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्योंकि जो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, समुदाय से आ रहे हैं, और विद्यालय में तो 5-6 घंटे रहते हैं, उसके बाद का समय है उसी समुदाय में बिताना उनको। तो अगर विद्यालय और समुदाय का रिश्ता अच्छा है अगर, तो निश्चित रूप से वो घर पे भी बढ़िया से पढ़ पाएंगे, माता पिता से जिस प्रकार की अपेक्षाएं विद्यार्थी या विद्यालय रखता है वो भी पूरी हो पाएगी। विद्यालयों में शिक्षक की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। शिक्षकों पर कड़े नियंत्रण द्वारा विद्यार्थियों के अनुनय विनय, शिक्षकों के वेतन दर में वृद्धि, शिक्षकों के दायित्व बोध में वृद्धि द्वारा। तो अब आपको यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों में ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो थोड़ा स्टैंडर्डाइज है। तो यहाँ देखिए दायित्व बोध शब्द आया है, बहुत सारे मतलब शिक्षक हैं या बहुत सारे जैसे क्या कहें अपन, माता पिता भी हो सकते हैं, बेटे बेटी हो सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दायित्व बोध अगर उनमें है तो निश्चित रूप से वो अपना जो काम है या अपनी जो भागीदारी है कोई भी संस्था है उसमें वो बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ चौथा ऑप्शन आपको सही करना रहेगा। दायित्व बोध की कमी के कारण बहुत सी जगह गड़बड़ भी हो जाती है, और अगर दायित्व आपको पता है आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो वहां पर आपकी जो भागीदारी है अपने आप बेस्ट होने वाली है। 171वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को किस प्रकार की सलाह देंगे। यहाँ ध्यान देना, शब्दों पर सलाह पूछा गया है। तो मुख्य प्रश्न बता देंगे, बताने के बारे में नहीं पूछा, सलाह के बारे में पूछा है। सामान्य रूप से पढ़ने को कहेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन सही किया होगा, लेकिन जो आंसर की है उसमें ये गलत दे रखा है। अच्छी तैयारी की प्रेरणा देंगे, और कुछ को लगा होगा कि यार ये जबरदस्त है, उनको प्रेरणा देनी है आपको अच्छी तैयारी की। और फिर लास्ट ऑप्शन है ट्यूशन करने की सलाह देंगे। अब जो आंसर की है उसमें ये वाला ऑप्शन सही दिया गया, उसके पीछे का कारण है वो आपका जो माइंड है उसको रीड कर रहे हैं। प्रेरणा देंगे अलग चीज है, सलाह क्या देंगे आप वो बात पूछी गई है, तो फिर ट्यूशन की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि सलाह एक ही है ऑप्शन में, इसलिए आपको चौथा ऑप्शन सही करना पड़ेगा मजबूरी में। ज्यादा होशियार नहीं बनना है, मतलब ये समझ लीजिए आप। और अगर मतलब कि जैसे तीसरा ऑप्शन अगर इसमें आप सही करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी की प्रेरणा देंगे, तो जो प्रश्न है उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा उस समय। फिर आप, क्योंकि ट्यूशन के बारे में कोई भी गवर्नमेंट टीचर है या कोई भी है, मतलब कि जो अपने स्कूल से संबंधित कोई भी स्टाफ है, तो वो ट्यूशन की सलाह नहीं देते हैं, है ना, ये अपने आरटी में एकदम से बैन है। 172 शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तो शिक्षण को किस प्रकार से आप रोचक बना सकते हैं। सहायक सामग्री के उपयोग से, प्रश्नों के उत्तर लिखकर, खाली कालांश देकर, सहायक सामग्री व अंत्यक्रिया द्वारा। इसमें भी जो आंसर की है उसमें जो उत्तर दे रखा है वो थर्ड दे रखा है, खाली कालांश देकर। तो ये उत्तर किस आधार पर दिया गया होगा, कभी आप सोच कर देखिए। जब विद्यालय में 7वां या ऐसे 8वां कालांश है वो, मतलब कि ऐसा गेम्स वगैरह का बाहर मैदान में खेलना है या इस प्रकार कोई एक्टिविटी से संबंधित या कंप्यूटर लैब में जाना है, तो कितना मतलब इंटरेस्टिंग रहता था। उस आधार पे ये जो आंसर है, आंसर की में दे रखा है वो तीसरा दे रखा है। अब यहाँ पर आप सही करेंगे चौथा ऑप्शन, सहायक सामग्री और अंत्यक्रिया द्वारा। अब यहाँ पर मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ, मतलब चौथा ऑप्शन सही बता रहा हूँ, उसके पीछे का कारण आपको समझना है, और आंसर की में जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है उसके पीछे का कारण भी समझना है। परीक्षा में सीधा ये सेम मतलब कट पेस्ट नहीं आएगा प्रश्न, वहां पूछा जाएगा एक विद्यालय शब्द अगर आता है, विद्यालय में शिक्षण को रोचक किस प्रकार से या विद्यार्थी की रुचि किस प्रकार से लगे, तो उसमें आप ये सही कर सकते हैं कि जैसे खेल कालांश वगैरह है या और भी एक्टिविटी, ऐसे रचनात्मक एक्टिविटी के कालांश है, उनमें विद्यार्थियों का जनरली ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और पढ़ने में थोड़ा कम रहता है। बाकी क्लास शिक्षण, कक्षा शिक्षण को अगर रोचक बनाने की, वहां शब्द आ जाएगा एक आगे, यहाँ कक्षा शिक्षण शब्द आ जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ एक शब्द और लिखा हुआ है कक्षा शिक्षण। जब कक्षा शिक्षण की बात करेगा
प्रश्न, उस समय आप सहायक सामग्री और अंत्यक्रिया वाली बात सही मानेंगे, वो सही रहेगा। ओके। 173वां प्रश्न है, यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को नहीं समझे, अब अध्यापक क्या करेगा, विषम में या विषय शब्द समझ लिया, विषय में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए, एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए, पाठ को दोबारा से अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाना चाहिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए। अगर पिछला पाठ समझ में नहीं आया और अगला पाठ आप शुरू कर रहे हैं तो वो तो गलत बात हो गई, तो लास्ट ऑप्शन तो आपका डिलीट हो गया। और पूर्व ज्ञान देखने की अब आवश्यकता नहीं है, वो तो पाठ से पहले देखना था। अब आपके पास दो ऑप्शन है, फिर से दोहराना चाहिए, अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली तीसरा ऑप्शन आप मतलब सभी सही करने वाले हैं, तीसरा ऑप्शन ही यहाँ सही है। अगर आंसर की में अलग भी दे रखा है फिर भी तीसरा ऑप्शन ही यहाँ सही है, पाठ को दोबारा से अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाना चाहिए। अब बात क्या थी यहाँ, भाई विद्यार्थी हैं उसको समझ में नहीं आया है, पूरा का पूरा आप नहीं पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन इस प्रकार का प्रयास आप कर सकते हैं कि थोड़े जो उदाहरण पाठ पढ़ाने के दौरान दिए गए थे उनसे अलग उदाहरण देंगे या उस विद्यार्थी के लेवल के उदाहरण देंगे ताकि वो सही से समझ जाए और उसके बाद अगला पाठ आप पढ़ सकते हैं। 174 प्रश्न, अध्यापन कार्य और शोध कार्य के बारे में सर्वाधिक युक्त विचार कौन सा है। तो अध्यापन कार्य तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैं अभी मतलब पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये एक तरीके से अध्यापन कार्य है। अब शोध कार्य का मतलब क्या समझेंगे आप, कोई भी एक विषय दे दिया गया उसके बारे में जितने भी तथ्य हैं उनको जुटाना, उसके आधार पे एक मतलब रिसर्च पेपर तैयार करना, रिजल्ट्स निकालना, एक मूल्यांकन करना उसका, तो ये सारा काम है वो शोध कार्य के रूप में मान सकते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों के बारे में युक्त विचार, सबसे बेस्ट विचार कौन सा है, तो दोनों सामान्य गतिविधियां सामान्य नहीं है, दोनों कार्य एक साथ भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत संभव है। यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई। यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू, ये शब्द आप ध्यान रख लेंगे, शोध कार्य और अध्यापन कार्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब टीचिंग है उसका तो थोड़ा बहुत कनेक्शन निश्चित रूप से शोध कार्य से रहेगा ही। शुरुआत हुई थी जैसे आपने मतलब बहुत सारी विधियों के बारे में सुना होगा, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, ये सारे के सारे चीजें हैं, टीचिंग कराते हुए ही शोध किया गया और उनके आधार पे ही आज उनको विभिन्न क्षेत्रों में अप्लाई भी कर पा रहे हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाएंगे। अब 175वां प्रश्न है, कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करता है उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे। जैसे रुकावट है वो भी सही है, बाधित करता है, बाधा है सही है, अवरोधन भी सही है और शोर भी सही है। अब यहाँ किसके लिए आया है ये ध्यान रखना, जैसे आप कोई गाड़ी लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कोई किसी व्यक्ति ने पत्थर वगैरह रख दिए हैं, तो वो एक तरीके से आपकी गाड़ी के और उसके आगे जाने में क्या है, एक तरीके से रुकावट है, अवरोधन है या बाधा है। अब यहाँ पूछा किसके लिए गया है, संप्रेषण, यानी कि दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं या शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं कक्षा में, लेकिन बच्चे आवाज कर रहे हैं, तो आवाज कर रहे हैं उसके कारण जो संप्रेषण है वो निश्चित रूप से बाधित होगा, तो पहला ऑप्शन आपको इसमें सही करना है, शोर। फिर 176वां प्रश्न है, प्रायः बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है, या मॉडल का मतलब आदर्श शब्द समझ लेंगे आप कि वो अपने आदर्श किसको मानते हैं। तो माता पिता या बहन, शिक्षक, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है और आदर्शवादी व्यक्ति, तो यहाँ माता पिता बहन हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आदर्शवादी व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है, वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है उसका और किस प्रकार के व्यक्तित्व को पसंद करता है उसी को वो मॉडल के रूप में भी चयन करता है। अभी एक ही कक्षा का विद्यार्थी है वो भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित है, एक ही उसी कक्षा का विद्यार्थी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और उसी कक्षा का विद्यार्थी उसको न तो गांधी जी से कोई लेना देना है, ना भगत सिंह से कोई लेना देना, ना उसको बहुत अक्षय कुमार वो पसंद आ जाते हैं, तो वो अपने अपने विचार हैं। अभी 177वां प्रश्न देखिए, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है सुनने वाले के अनुसार, गर्व के साथ, प्रभावात्मक रूप से, अस्पष्टता से, तो सभी प्रकार की बातें होती हैं। यहाँ सुनने वाले के अनुसार भी जो समझदार होंगे वो कहेंगे, जो गर्वित व्यक्ति है ऐसा अहम वाला तो गर्व के साथ भी कहेगा, और जो थोड़ा डरपोक टाइप ऐसे हैं तो अस्पष्टता से भी कह सकता है, तो ये तो गलती हो गई एक तरीके से। अब यहाँ बात कही गई है सामाजिक रूप से परिपक्व, यानी कि उसमें सोशल जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो हर प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, उस समय उसकी जो बात है उसमें क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, तो उसकी बात हो जाएगी प्रभावात्मक, तो तीसरा ऑप्शन आपको इसमें सही करना है।
178वां प्रश्न है अपना, प्राय बालक एक बड़े सामाजिक समूह के साथ अपना तालमेल स्थापित कर लेता है तथा उसके साथ आदान प्रदान करना सीख जाता है। ठीक है, यह स्थिति निम्नलिखित विद्यालय अवस्था में दृष्टिगोचर होती है। तो बड़े सामाजिक समूहों के साथ तालमेल कब बनाएगा? पूर्व अवस्था में नहीं बना सकता, क्योंकि छोटा बच्चा होता है और वो कोशिश करता है कि अपनी क्लास के अलावा और अपने जो मित्र मंडली हैं, जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, उन तक ही सीमित रहता है। फिर पूर्व प्राथमिक छोटी कक्षाओं में भी संभव नहीं है। आगे बात कर रहा है उत्तर प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, जब वो विद्यालय छोड़ने वाला होता है, 11वीं 12वीं में आ जाता है, उस समय बहुत उसके जो मित्र वगैरह हैं, मतलब एक तरीके से गैंग टाइप हो जाती हैं और सारा मामला है वो आदान प्रदान वाला शुरू हो जाता है। तो ये अपना तीसरा ऑप्शन इसमें थोड़ा सही है। फिर जूनियर हाई स्कूल है, जूनियर शब्द आया है यहाँ, थोड़ा ध्यान देना, वैसे सीनियर शब्द आ जाता है तो ये तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम ही हो जाते हैं। इसी कारण जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उत्तर प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। पूर्व का मतलब शुरू वाली अवस्था, पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक 10वीं तक, और उत्तर का मतलब वो जब विद्यालय छोड़ रहा होता है। एक 179th क्वेश्चन है अपना, बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक निम्नलिखित परिस्थिति में प्रभावित होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जब छोटे बालकों के सामने प्रौढ़ व्यक्तियों के अनुकरणात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, जब छोटे बालकों को उनके हम उम्र अन्य बालकों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, जब बालकों को आदर्श मूल्यों के अनुरूप डालने की प्रताड़ना शब्द गलत है, पूरा ऐसे शब्द जब आ जाता है तो आप रूल ऑफ रिजेक्शन से हटा सकते हैं उस ऑप्शन को। जब बालकों को स्वयं समझने एवं करने के अवसर प्रदान किए जाएं, ये भी ठीक बात है। लेकिन यहाँ शब्द आया है समाजीकरण, मतलब कि समाजीकरण के बारे में बात करनी है। फिर उनको जो उदाहरण दिया गया है वो दिया गया है उनके हम उम्र बालकों का, तब उसके भेजे में बैठ जाएगी जैसे ये बात है। और जो मेरा हम उम्र मतलब मेरे जैसा ही कोई विद्यार्थी है, वो सेम उसके लिए उसके सामने एक उदाहरण के रूप में जब प्रस्तुत हो जाएगा तो वो समझेगा निश्चित रूप से। तो 179 जो क्वेश्चन है उसमें आप सेकंड ऑप्शन है वो सही करेंगे। अब आ जाते हैं 180 अपना जो प्रश्न नंबर है। 180 प्रश्न में है, बालकों के खेलों से जो सामाजिक लाभ प्राप्त होता है वह है। खेलों से सामाजिक लाभ प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना आपको। बालकों में सामाजिक विकास की गति बढ़ती है तथा वे सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करना सीखते हैं। सभी बालकों की सामाजिक संभावनाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन हो जाता है। बालकों को सामाजिक सजगता उत्पन्न होती है और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये तो बाद की बातें हो गई। सबसे मेन बात है फर्स्ट ऑप्शन आपका, बालकों में सामाजिक विकास की गति बढ़ती है निश्चित रूप से, और वे सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करना भी सीख पाते हैं। ये चीज है वो उनको खेलों से मिलती है। अब अगला प्रश्न है अपना 181, नेता होना चाहिए किस प्रकार का? अंतर्मुखी, उभयमुखी, द्वंद्वमुखी, बहिर्मुखी। तो नेता होना चाहिए, सीधा आपको याद रखना है बहिर्मुखी, यानी कि वो कोई भी बात है, कोई भी विचार उसके मन में है तो वो। अगला प्रश्न है अपना 182, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, आप इस कथन से हैं सहमत, असहमत, पूर्ण सहमत और कह नहीं सकते। तो यहाँ हमें तो सहमत होना है क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो ठीक बात है। फिर असहमत तो ऑप्शन कट जाएगा, कह नहीं सकते कभी सही नहीं करना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सहमत और पूर्ण सहमत। एक जगह आया था एक प्रश्न जिसमें उत्तम और अति उत्तम, वही सेम बात है, यहाँ पूर्ण सहमत रहना आपको। तो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला 183 क्वेश्चन है, नेतृत्व की आधारशिला है समूह हित, सेवा, प्रशंसा, अज्ञात। अब जब नेतृत्व शब्द आएगा तो उसके साथ एक शब्द आपको एक तरह से लेकर ही चलना है, वो है समूह। और जब भी नेतृत्व की आधारशिला की बात होगी या नेतृत्व किस प्रकार से आगे मतलब काम कर सकता है, नेतृत्व को एक बेस मिल सकता है, तो उसमें समूह का हित सर्वोपरि रहेगा। जब समूह होगा तभी नेतृत्व शब्द काम करने वाला, नहीं तो सेवा तो कोई व्यक्ति विशेष अकेला है वो भी काम कर सकता है। 184 प्रश्न नंबर, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। तो घर है, खेल का मैदान है, विद्यालय है और राजनीतिक मंच है। अब हमने खेल के मैदान से संबंधित या खेल से संबंधित एक प्रश्न अभी देखा था। विद्यालय और खेल के मैदान दोनों में यहाँ उत्तम नेता के गुणों के विकास शब्द आ रहा है। विद्यालय से भी ज्यादा खेल का मैदान इसमें काम करने वाला है, क्योंकि वहां पर विद्यार्थी खुद है, मतलब खुद से कुछ एक्टिविटी करता है, वो इससे जुड़ता भी है और काम करता है, और उसमें जो नेता के गुण हैं वो आते हैं।
क्योंकि जैसे कोई टीम खेल रही है, अब उसमें कोई कप्तान बनता है, या कोई भी एक टीम का भाग है वो भी जिम्मेदारी के साथ खेलता है, या इस प्रकार का विचार करता है कि मेरी टीम किसी भी हालत में जीतनी चाहिए ये मैच, तो उसमें फिर जो उत्तम नेता के गुण हैं वो आते हैं। यदि आपको किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व मिलता है तो आप अन्य शिक्षकों के सहयोग से पूरा करेंगे, ये काम पाकर प्रसन्न होंगे, कार्य का बहाना बनाकर छोड़ेंगे, व्यक्तिगत असमर्थता, तो ये दोनों तो मतलब आंसर हो ही नहीं सकते। अब दोनों हैं, अन्य शिक्षकों के सहयोग से पूरा करेंगे, उससे भी बेटर हो सकता है ऑप्शन अपने पास सेकंड वाला, यह कार्य पाकर आप प्रसन्न होंगे। और जब आप ये कार्य पाकर प्रसन्न होंगे तो ऑटोमेटिक काम, बाकी जो सहयोग है वो तो मिलता रहेगा। फिर 186 पूछ रहा है, आजकल जब किसी समाचार पत्र में यह पढ़ने को मिलता है कि अध्यापक किसी अनैतिक कार्य में पकड़ा गया तो ग्लानि होती है, दुख होता है, फर्क नहीं पड़ता, मानव है, ऐसा होता है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब अपने पास है ग्लानि और दुख। तो आप भी क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से मान लीजिए जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपसे शिक्षक हैं, तो उस समय आपको ग्लानि होगी, दुख नहीं होगा। दुख तो दूसरी चीजों से भी हो सकता है। प्रायः अध्यापक व्यवसाय इसलिए उत्तम है, प्रायः शब्द काम में लिया है, ये ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कोई सशक्त चुनौती नहीं है। आप इस कथन से हैं सहमत, असहमत, अनिश्चित, पूर्ण असहमत। तो यहाँ पर शब्द दिया है, जो शिक्षक पूछ रहे हैं आपसे, जो भी अपने एग्जामिनर हैं या पेपर बनाने वाले, उन्होंने प्रायः शब्द काम में लिया। जिस प्रकार से उन्होंने शब्द काम में लिया उसी सेम तरीके से आपको जवाब देना, या न तो आप सहमत हो सकते हैं न असहमत, क्योंकि उन्होंने भी शब्द प्रायः काम में लिया, 100% नहीं कहा है, 0% भी नहीं कहा है, प्रायः शब्द काम में लिया। और पूर्ण असहमत तो हो नहीं सकते हम, तो फिर बचा ही ऑप्शन एक ही है जो इस प्रायः शब्द को बता सकता है हमें ऑप्शन के आधार पे। तो अनिश्चित, आप भी ये नहीं कह सकते, वो भी कह रहा है प्रायः, तो आप भी अनिश्चित रहेंगे। निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि अध्यापक व्यवसाय इसलिए उत्तम है क्योंकि उसमें कोई सशक्त चुनौती नहीं है। आजकल तो है, अभी कोविड-19 में ड्यूटी लगी हुई है टीचर्स की, तो वो हमेशा नहीं है, इसीलिए उसको हम प्रायः शब्द के साथ बताएंगे। 188 देखिए, शिक्षकों के चयन में वरीयता देनी चाहिए, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, योग्य एवं चरित्रवान को, शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वालों को, केवल महिलाओं को। तो इधर हट गया, इधर भी हट गया। अब दो ऑप्शन है अपने पास, एक है योग्य एवं चरित्रवान अभ्यर्थियों को, और एक ऑप्शन है अपने पास शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वालों को। कुछ विद्यार्थियों को लगेगा कि हम शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बेस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब यहाँ पर जो ये शब्द आ रहा है ना, शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाला, ये शब्द इस शब्द से डिफाइन हो रहा है। योग्य का मतलब ही ये हो गया कि उसकी रुचि है तभी वो उसके योग्य है। अब एक नया शब्द और आ गया, चरित्रवान अभ्यर्थी, तो फिर ऑटोमेटिक जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी दूसरे ऑप्शन में समाहित है। 189 की तरफ आ जाइए। आपके विचार में छात्र होते हैं एक समस्या, एक पहेली, निरीह और कोमल, शक्ति और जिज्ञासा के प्रतिरूप, अविश्वासी, धोखेबाज। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे थर्ड क्लास होते हैं, एक समस्या एक पहेली भी हो सकते हैं, निरीह, लेकिन शक्ति और जिज्ञासा के प्रतिरूप, ये बिल्कुल 100% आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी हैं उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है और पावर तो होती है, जिसके आधार पर वो आगे बढ़ जाते हैं, सीख जाते हैं चीज़ों को। 190वां प्रश्न है, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा खींचने वाला है, लगभग 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि विद्यार्थी इसको जो भी देख रहे हैं, अभी यहाँ तक देख रहे हैं, पूरा देखेंगे, और अगर पूरा देख पाते हैं तो फिर परीक्षा में भी देखना, एक तरीके से नंबर आएंगे, वो खुद को विश्वास नहीं होगा, इतने बढ़िया आएंगे। भारत सरकार ने जितना धन प्रौढ़ शिक्षा में गंवाया है, यदि उतना व्यय प्राथमिक शिक्षा पर गंभीरता से किया होता तो आगामी पीढ़ी पूर्ण रूपेण शिक्षित हो जाती है। आप इस कथन से हैं पूर्ण सहमत, असहमत, नहीं, पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित और असहमत। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसको वापस से देखते हैं। जितना धन प्रौढ़ शिक्षा में गंवाया है, गंवाया तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट जितने बढ़िया आने चाहिए थे उतने बढ़िया नहीं आए, इसीलिए गंवाया शब्द काम में आया। उतना वे प्राथमिक शिक्षा पर गंभीरता से, फिर शब्द देखना, गंभीरता किया गया होता तो पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाती। इससे आपको सहमत रहना पड़ेगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं, जो प्रौढ़ शिक्षा है उससे भी थोड़ा आगे आपको तो मतलब कि पहली से 8वीं तक की जो एजुकेशन है उसके बारे में सोचना, उस समय आप इससे पूर्ण सहमत रहेंगे। 191वां प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और जन्म।
तो इसमें शैशवावस्था हम नहीं कह सकते, और सामाजिक विकास है तो जन्म से नहीं कह सकते। अब दो ऑप्शन है आपके पास, प्रारंभिक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो यहाँ जो सामाजिक विकास है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये मतलब अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तुलना करेंगे, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें भी बच्चा है वो धीरे धीरे सामाजिकता सीखने लग जाता है, अडॉप्ट करने लग जाता है। 192वां प्रश्न है अपना, अध्यापक को व्यक्तिगत भेद के ज्ञान से क्या लाभ है? तो वह बालकों की अंतर्वैयक्तिक क्रियाओं का अनुशासन बनाने में उपयोग करता है, एक समान समझने की भूल नहीं करता है, बालकों को समान दृष्टि से देखता है, योग्यताओं के संदर्भ में काम करता है। तो यहाँ पर हो गया कि उनकी जो अंतर्वैयक्तिक क्रियाएं हैं उनका अनुशासन बनाने में उपयोग करता है। जब उसको पता है कि ये विद्यार्थी बहुत ज्यादा शैतान है तो उसको इस प्रकार के काम बताएंगे वहाँ, जिससे वो उन कामों में अपनी जो एनर्जी है वो लगाएगा और डिसिप्लिन है उसको खराब नहीं करेगा। 193वां प्रश्न है अपना, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि ये राष्ट्र की मांग है। वे कक्षा में अराजकता फैलाते हैं, राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता अर्जित करनी है, वे प्रभावशाली घराने से आते हैं। तो ये तो हटा ही दीजिए, पहला ऑप्शन ही ठीक बात है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ उत्कृष्टता अर्जित करनी है वो ठीक बात है, लेकिन उससे भी पहले ये राष्ट्र की मांग है, और राष्ट्र की मांग क्या है कि उसको उत्कृष्टता अर्जित करनी है। तो तीसरा ऑप्शन पहले ऑप्शन में ही समाहित हो गया। फिर 194वां प्रश्न देखिए, नाटक देखने से ज्ञान बढ़ता है, सामाजिकता का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन होता है और ज्ञान भी बढ़ता है, ठीक बातें हैं। लेकिन हमें इस प्रश्न में किस स्तर पर पूछा गया है, हम एक टीचर बनने जा रहे हैं और उसके लिए एक एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, उस समय हमें उस तरह का दिमाग लगाना है। तो टीचर ने क्यों पूछा होगा, तो वो यही बात है, जो नाटक है, नाटक एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं समाज की ही चीजों की प्रतिध्वनि के रूप में वहाँ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसे कोई मूवी है, मूवी भी एक तरीके से नाटक ही है, तो सामाजिक विषय उसके अंदर है, तो उससे हमारी जो सामाजिकता है वो निश्चित रूप से डेवलप होगी। तो सामाजिकता का विकास हमें यहाँ सही करना है। सेकंड ऑप्शन आपको सही मतलब पूरे अंक दिलाएगा, 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। 195वां प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक असफल अनुशासन का परिचायक है? शब्द ध्यान देंगे और शिक्षक शब्द भी ध्यान देंगे। असफल अनुशासन, छात्रों की दुर्बल मानसिकता। अब पूछा शिक्षक के बारे में गया है तो छात्रों के बारे में बात ही नहीं करनी है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक, अब शिक्षक की बात हुई है। उत्तम व्यक्तित्व, दुर्बल अनुशासन, तो ये शिक्षक के हैं या छात्र के हैं ये पता नहीं है। शिक्षक के बारे में एक ही ऑप्शन है दूसरा, तो वो सही हो जाएगा इसमें। 196वां प्रश्न है अपना, यदि शिक्षक उपस्थिति लेते लेते एकाएक मौन हो जाता है तथा संपूर्ण कक्षा को क्रोधित नेत्रों से घूरता है तो इस संप्रेषण का तात्पर्य है। एकदम से चुप हो गए और अब वो घूर रहे हैं पूरी कक्षा को। कभी ऐसी स्थिति आपने भी देखी होगी कक्षा में। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा से प्रेमालाप कर रहे हैं, उनको बच्चों पे अपना स्नेह आ रहा है, तो इस प्रकार की बात तो जब घूर रहे हैं तो नहीं है। शिक्षक का भयंकर क्रोध की स्थिति में होना, ठीक बात है। शैतान छात्रों को पहचानने का प्रयास और दायित्व पूरा कर रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन हट गए। जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे कोई विद्यार्थी नहीं आया है उसकी जगह कोई दूसरा हाजिरी बोल गया है, सर को पता चल गया, तो वो भयंकर क्रोध की स्थिति हो जाती है। अगला 197वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय नृत्य आधारित है। ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, इस प्रकार का विचार जरूर हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के, लेकिन आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप इस प्रकार का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो भाव भंगिमा पूर्ण संप्रेषण, अब जब हम बात कर रहे हैं नृत्य की और वो भी प्राचीन भारतीय नृत्य की, तो प्राचीन भारतीय नृत्य कभी एक बार मतलब अपने मन में ही सोच कर देखिए, उसमें अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमाएं होती हैं और उनके माध्यम से ही संप्रेषण भी होता है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। अशाब्दिक संप्रेषण, मानवीय चेतना और नैतिक मूल्य, तीनों ठीक है, लेकिन हम क्योंकि टीचिंग की बात कर रहे हैं तो संप्रेषण शब्द उसमें आना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ फिर भाव भंगिमा, क्योंकि नृत्य की बात की गई है तो वो भी इसमें सही होगा। 198वां प्रश्न है अपना, ताराकृत संप्रेषण प्रणाली में कुल संदेश वाहक मार्ग पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न भी 198वां जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों का अपना जो प्री डीएलएड का एग्जाम है उसमें बहुत मुश्किल है आ पाना। फिर भी आप अगर ये याद रह जाता है ताराकृत संप्रेषण प्रणाली, तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रणालियां होती हैं
जिनका मतलब कि एक तरीके से इजाद कर रखा है एजुकेशन में, वो काम में भी आती हैं, तो उनमें 10+2 ये वाला सिस्टम है, आपको याद रखना है 10 और 2। ठीक है। 199वां प्रश्न है अपने सामने, सभी जनसंचार के साधन निम्नलिखित प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जनसंचार के साधन का एक जैसे नाम बताऊं, रेडियो है, टेलीविजन वगैरह है, जो भी है। अब आजकल जनसंचार के साधन थोड़े बदल भी गए हैं, लेकिन मूल रूप से यही आपको यहाँ समझकर चलना है। तो वृहद समूह है, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण है, जनसंचार संप्रेषण है, प्रचार साधन। तो यहाँ शब्द यही आएगा, वृहद समूह संप्रेषण। और वीडियो तो 1 घंटे के पास चला गया है। लास्ट प्रश्न है इसमें, लघु समूह में संप्रेषण की सशक्त प्रणाली मानी जाती है। अगर समूह लघु है तो श्रृंखला सबसे बेस्ट रहेगी, वृत्ताकार में वो घूम के उसी जगह आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। शाखीय संप्रेषण में भी इतना ज्यादा फैलाव नहीं रहेगा, चक्राकार में वही वापस स्थिति जो वृत्ताकार वाली बन जाएगी। तो श्रृंखला वाला इसमें से हो जाएगा, जैसे मेरे से कोई सूचना किसी विद्यार्थी तक पहुंची है, उससे अगले विद्यार्थी तक, उससे अगले विद्यार्थी तक, तो ये एक श्रृंखलाबद्ध संप्रेषण प्रणाली कही जाती है। और लघु समूह है उसमें ये सबसे बेस्ट मानी जा सकती है। इस प्रश्न को भी आप याद कर सकते हैं। अभी 50 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीजें निश्चित रूप से समझ में आई होगी, और भी आगे जितने भी टेस्ट अपने होने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार का वीडियो उन टॉपिक मतलब जितने भी पेपर हैं उनमें बनाऊं। अभी हमारे पास लगभग 10 मॉडल पेपर यहाँ रहेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, जिन पर तो सीधा सीधा एक वीडियो बनना ही चाहिए। अब इससे कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे कि मेरे 110 120 नंबर सीधे आ ही रहे हैं, तो 110 120 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो वो लगभग 80% विद्यार्थी जो एग्जाम देते हैं उनके आते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक ही ऐसा है। इसमें थोड़ा सा भी अगर मतलब रुचि रख के कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके 120 ऐसे विद्यार्थी जो रुचि रख के तैयारी कर रहे हैं, 80% विद्यार्थी नंबर लाने वाले। अब इस 120 से आपको 140 145 की तरफ मूव करना है, और उस समय क्योंकि समझते समझते कुछ 1 2 5 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए हैं, जो एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। सीधा सीधा यहाँ से कट पेस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बहुत सिमिलर 80-90% तक सेम रहेंगे, और वहां से जो चीज आपने सीखी है वो निश्चित रूप से वहाँ अप्लाई भी कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो आपने समझा, बहुत बढ़िया बात है। कोई चीज ऐसी है जो नोट करने लायक है तो आप वीडियो को ऐसे पॉज करके, या अभी मतलब हो सकता है कि आपने नोट नहीं किया हो, नोटबुक नहीं हो, लेकिन आपको ध्यान में है कि ये प्रश्न है, तो आप इसको रिवर्स करके जो भी सिस्टम रहता है, यूट्यूब से देख रहे हैं या डाउनलोड करके देख रहे हैं, जैसे भी, उस प्रश्न तक जाएंगे और वहां से नोट कर लेंगे। कुछ 2-5 पेज से ज्यादा नोट्स भी नहीं बनने वाले हैं इसके, और वो चीजें आप रिवाइज भी करते रहेंगे तो बाकी प्रश्नों में आपके काम आने वाली हैं। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वैसे ये यूट्यूब में भी रिकॉर्ड रहेगा, अगर आपने ध्यान से यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको सिलेक्शन से, यानी यहाँ जो मतलब अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो जितने टोटल क्वेश्चन आते हैं उसमें 45 क्वेश्चन गारंटेड आप सही करने वाले हैं। और बाकी सारे वीडियो आपको देखने हैं, घंटे भर का समय है वो आपको निकालना है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मैंने जैसे प्रश्न पूछा तो कुछ को ऐसे लगता है कि यार हाँ, मतलब उनको हाँ लिखने का भी समय नहीं है। कुछ ने जिन्होंने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस प्रकार से ही मैं प्रश्न पूछूंगा, अब उसके जवाब में जब वीडियो आएगा तो जिन्होंने हाँ किया है निश्चित रूप से देखेंगे और फायदा भी मिलने वाला है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बहाना भी बना रहे हैं, जैसे कुछ विद्यार्थियों का नकारात्मक जिनका भी जवाब आया वो कह रहे हैं कि आजकल की सिचुएशन में तो ऐसे, आजकल की सिचुएशन नहीं, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, आपका जो दायित्व बोध की बात की जा रही है। आप ऐसे तो है नहीं कि आप जो वैक्सीन है वो बना रहे हैं, या मतलब कहीं ऐसे हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी है जहाँ आप मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, इस प्रकार नहीं। आपको तो घर पे रहना है, और घर पे जब रहना है उस समय आप तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी में सबसे बढ़िया माध्यम मुझे लगता है, मैंने वीडियो काफ़ी शॉर्ट किए थे, इस प्रकार का प्रयास भी किया कि विद्यार्थियों को, जैसे अभी पीडीएफ है, पीडीएफ का कलर आप सब देखते हैं वाइट होता है, लेकिन मैंने पीडीएफ भी इस प्रकार की बना दी है कि विद्यार्थी जब पढ़ रहा है, मोबाइल देख रहा है, तभी उसकी आंखें मतलब उसको ये नहीं कहे कि यार ये क्या कर रहा है, या आंखें दर्द करने लग गई, या बहुत तेज रोशनी, या आंखें खराब हो रही, इस प्रकार की स्थिति को खराब। तो मैं मेरी तरफ से बढ़िया प्रयास कर रहा हूँ, आपको भी आपकी तरफ से बढ़िया प्रयास करना है। और मतलब जितना हो सके उतना अपने पास बढ़िया से बढ़िया किताबें हैं, इस बार तो शानदार किताबें अवेलेबल करवाई हैं, नोट्स वगैरह बनाने हैं, पेपर देने हैं, और भी जो भी हैं। यूट्यूब वगैरह पे अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो बढ़िया से बढ़िया वीडियोस हैं। अगर मूवी वगैरह देखने का भी किसी विद्यार्थी का शौक है तो बहुत सारी ऐसी शिक्षाप्रद मूवियाँ हैं जो देख सकते हैं आप, और वही चीज़ें आपको फायदा करने वाली। नहीं तो स्थितियाँ तो जैसे खराब हुई हैं वैसे ही बढ़िया होगी, सारे दिन समान नहीं होते हैं।
कोरोना भी खत्म हो जाएगा, कभी एग्जाम भी होगा। आज अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये करने वाली है। ओके, धन्यवाद विद्यार्थी।